नमस्कार, से टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है दुशांबे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा हिप्निया इंडिका क्या है? इसका सही जवाब है शैवाल। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा एवर गिवन क्या है? इसका सही जवाब है मालवाहक जहाज। अगला प्रश्न है, मिशन बिगिन अगेन किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 30 मार्च। अगला प्रश्न है, प्राण बिजाना क्लिनिक पहल किस राज्य में चलाई जा रही है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत वैग पिंटो का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किससे था? इसका सही जवाब है भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, ला पेरास संयुक्त अभ्यास क्वाड सदस्यों और किस देश के बीच होने वाला है? इसका सही जवाब है फ्रांस। अंतिम प्रश्न है, योसांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है मणिपुर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के मुताबिक दुनिया के दो सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार कौन से हैं? भारत और चीन, भारत और अमेरिका, सऊदी अरब और कनाडा या फिर चीन और अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन और अमेरिका। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में हवा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की दुनिया की क्षमता 53% बढ़ गई है। 2020 में हवा से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए 93 गीगावाट के नए पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि यदि 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन करना है तो हर साल हवा से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए कम से कम 180 गीगावाट्स के नए पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने होंगे। इसके मुताबिक चीन और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? फिक्की, नेस्कॉम, नीति आयोग या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री 2016 से 22% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर यानी कंपाउंड ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि इस वृद्धि दर से भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री 2022 तक $372 बिलियन तक पहुंच जाएगा। देश का हेल्थ केयर सेक्टर राजस्व और रोजगार के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, अमीश त्रिपाठी, शशि थरूर या फिर राजदीप सरदेसाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। मराठी उपन्यासकार, कवि, आलोचक और शॉर्ट स्टोरी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। लिम्बाले को यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। इस सम्मान में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 1956 में महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में जन्मे लिम्बाले ने मराठी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की एवं उसके बाद वे मराठी दलित साहित्य और अमेरिकन ब्लैक साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन में पीएचडी की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, पतंजलि या फिर विनोबा सेवा प्रतिष्ठान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान। आयुष मंत्रालय ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के साथ मिलकर भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। 3 दिन चलने वाले इस पर्व का मकसद
लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियों के उपचार में आयुर्वेद को प्राथमिकता देना है। इस अनोखी पहल का एक और अहम उद्देश्य आम लोगों के बीच आयुर्वेद को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना है। आयुर्वेद पर्व के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने लगभग 25 शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस दौरान मरीजों की बीमारियों का निदान भी किया गया और उन्हें दवाएं भी दी गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 के 11वें संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में किया गया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के बीच होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस जॉइंट मिशन प्लानिंग कैपेबिलिटीज एवं ऑपरेशनल टैक्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अनुभव एवं प्रैक्टिसेस साझा करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, LEED जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला होटल कौन बन गया है? ITC विंडसर बेंगलुरु, ताजमहल पैलेस मुंबई, दी ओबराय अमर विलास या फिर ताज लेक पैलेस उदयपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ITC विंडसर बेंगलुरु। LEED यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला होटल बेंगलुरु का ITC विंडसर बन गया है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी USGBC द्वारा यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको बता दें कि 2011 में मौजूदा बिल्डिंग कैटेगरी के तहत ITC विंडसर USGBC LEED प्लैटिनम सर्टिफाइड किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आगामी अगस्त में होने वाले मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? भावना कंठ, प्रियंका चोपड़ा, विंग कमांडर श्रुति चौहान या फिर नेहा शर्मा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विंग कमांडर श्रुति चौहान। विंग कमांडर श्रुति चौहान मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह कंपटीशन आगामी अगस्त में शिकागो में होगा। विंग कमांडर श्रुति चौहान ने भारतीय वायुसेना में 16 वर्षों तक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में देश की सेवा की है। बीते जनवरी में हुए मिसेस इंडिया INC वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2021 के दौरान वह काफी चर्चा में थी। 38 वर्षीय श्रुति चौहान इसमें सेकंड रनर अप रही थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की कुल कितनी साइंटिफिक फैसिलिटी को IEEE माइलस्टोन स्टेटस मिला है? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 3। हाल ही में GMRT को प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यानी IEEE माइलस्टोन प्रदान किया गया। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में साइंटिफिक योगदान, इंजीनियरिंग एवं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए GMRT को यह स्टेटस मिला है। GMRT IEEE माइलस्टोन स्टेटस पाने वाला भारत की तीसरी साइंटिफिक फैसिलिटी बन गया है। अन्य 2 भारतीय साइंटिफिक फैसिलिटी जिन्हें IEEE माइलस्टोन स्टेटस प्राप्त है वे हैं जगदीश चंद्र बोस द्वारा रेडियो तरंग का जनरेशन और रिसेप्शन प्रकट किया जाना और CV रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज। GMRT का पूरा नाम है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इसमें 30 रेडियो टेलीस्कोप है। GMRT पुणे के जुन्नर तालुका में स्थित है। GMRT स्वर्गीय गोविंद स्वरूप के दिमाग की उपज माना जाता है। गोविंद स्वरूप को भारत में रेडियो एस्ट्रोनॉमी का पिता कहा जाता है। वर्ष 2000 से ही लोक फ्रीक्वेंसी में ब्रह्मांड का अध्ययन करने में GMRT सहायता कर रहा है। IEEE विश्व का सबसे बड़ा टेक्निकल प्रोफेशनल संगठन है जो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। IEEE किसी संस्थान को उसकी इंजीनियरिंग, साइंस एवं कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज के आधार पर IEEE माइलस्टोन स्टेटस देने पर विचार करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को फेडरल जज के रूप में नामित किया? सबरीना सिंह, उजरा जया, वनीता गुप्ता या फिर रूपा रंगा पुट्टगुंता? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, रूपा रंगा पुट्टगुंता। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी रूपा रंगा पुट्टगुंता को फेडरल जज के रूप में नामित किया है।
उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के सुपीरियर कोर्ट के लिए नामित किया गया है। यदि इनके नॉमिनेशन को सीनेट मंजूरी दे देता है तो वह डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करने वाली पहली एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर महिला होंगी। रूपरंगा पुट्टगुंता वर्तमान में DC रेंटल हाउसिंग कमीशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज के रूप में काम कर रही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महेंद्रगिरी में अपना दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव लाया है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने महेंद्रगिरी में अपना दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव लाया है। इसका नाम महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होगा एवं यह राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। महेंद्रगिरी में 16 लोग निवास करते हैं जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप और कंधा जनजाति है। प्रस्तावित महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में पाई जाने वाली वनस्पतियों की 40% वनस्पतियां महेंद्रगिरी में पाई जाती हैं। महेंद्रगिरी में स्तनपायियों, पक्षियों, सांपों, उभयचरों की कई प्रजातियां मिलती हैं। आपको बता दें कि कई पर्यावरणविदों ने हाल ही में ओडिशा सरकार से आग्रह किया था कि वह महेंद्रगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? फाओ, FILAC, A और B द्वारा संयुक्त रूप से या फिर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, A और B द्वारा संयुक्त रूप से। हाल ही में फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी फाओ और FILAC यानी फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स ऑफ लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन ने संयुक्त रूप से जारी किया है। यह रिपोर्ट बताती है कि स्थानीय एवं स्वदेशी लोगों के नियंत्रण में जंगल सुरक्षित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन बेसिन में स्वदेशी और आदिवासी प्रदेशों में वनों की कटाई और वन क्षरण के कारण 2003 से 2016 के बीच प्रत्येक वर्ष जंगलों में औसतन 0.17% संग्रहित कार्बन की हानि हुई है। इसके विपरीत स्वदेशी क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के जंगलों में प्रत्येक वर्ष 0.53% कार्बन की हानि हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 139वीं, 140वीं, 141वीं या फिर 142वीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।